जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि साल 2022 दुनिया के मैप के लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दुनिया में कई जगहों पे वॉर और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है जो कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है। आज हम लोग इस वीडियो में 2022 में 5 पॉसिबल जंगों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन देशों के बीच ये हो सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएस और यूनाइटेड नेशन का इन तमाम चीज़ों के ऊपर कैसा रिएक्शन और रिस्पॉन्स है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखें। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। चाइना का अपना एक विजन है वन चाइना का, जिसके अंतर्गत वो कई सारे प्रोविंसेस को कंट्रोल करता है। इसमें हम देखते हैं कि तिब्बत, मकाओ, जिनजियांग, इसके अलावा हांगकांग है। इसी प्रोजेक्ट में चाइना ताइवान को भी देखता है, जहां वो ये चाहता है कि वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी हो। Taiwan is standing on the front line of defending democracy, she said. मगर ताइवान के लीडर्स ये कहते हैं कि ताइवान अपने आप में एक संप्रभु राज्य है, यानी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ताइवान को यूएसए की पूरी बैकिंग है। इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि ताइवान यूएसए से $2.3 बिलियन का वेपन खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना इस फिराक में है कि वो किसी तरीके से ताइवान को कंट्रोल कर ले और ऑक्युपाई कर ले। इसीलिए हम ये देखते हैं कि चाइना युद्ध की धमकी देते हुए ताइवान के साइड में एक बहुत ही खतरनाक रिहर्सल करते हैं युद्ध के लिए। China has been pushing that point and tension to historic new highs in the past week, sending nearly 150 warplanes into Taiwan's air defense zone, forcing Taiwan's fighter jets to scramble, missile systems to deploy. आपको ये देख करके हैरानी होगी कि 2022 में दोनों देशों के प्रेसिडेंट ने एक दूसरे देशों को शुभकामनाएं देने के बजाय धमकियां दी युद्ध के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना और अमेरिका यानी यूएसए की सुप्रीमेसी की लड़ाई में ताइवान अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बना हुआ है, जहां हो सकता है कि 2022 एक बहुत ही निर्णायक सिचुएशन लेकर के दोनों कंट्री के लिए आए। द बैटल ऑफ वेस्टर्न सहारा। नॉर्थ अफ्रीका के दो पड़ोसी कंट्री हैं अल्जीरिया और मोरक्को। दोनों के बीच आपस में बहुत ज्यादा टेंस और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इसकी वजह है वेस्टर्न सहारा पर अपना अपना क्लेम। असल में वेस्टर्न सहारा का जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो डिस्प्यूट है और जो आग लगी है उसकी वजह है फ्रांस, स्पेन और यूएसए। 2020 के एंड में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील ऑफ द सेंचुरी की, जिसके अंतर्गत मोरक्को को ये शर्त के साथ कि वो अपने इजराइल से रिलेशन को नॉर्मलाइज कर लें, इस शर्त के साथ उन्होंने वेस्टर्न सहारा पर जो मोरक्को का क्लेम था उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। The US broke with the diplomatic status quo by officially recognizing Moroccan sovereignty over the region. In exchange, Rabat agreed to normalize relations with Israel. यह डील ऑफ द सेंचुरी से अल्जीरिया को बहुत ज्यादा निराशा हुई। उसकी वजह यह है कि अल्जीरिया बैक जो सहरावीज हैं उनका वेस्टर्न सहारा पर क्लेम है। ये जो सहरावीज हैं ये वेस्टर्न सहारा के ओरिजिनल नेटिव हैं जो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो जमीन उन्हें दोबारा से मिल जाए। दूसरी तरफ मोरक्को ने एग्रेशन दिखाते हुए इजराइल, उसके बाद यूएसए और फ्रांस से बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके जवाब में अल्जीरिया ने जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थे मोरक्को से उसको खत्म कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिए, एयर स्पेस क्लोज कर दिए। فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوम। एक तरफ मोरक्को को इजराइल और यूएसए की बैकिंग है, तो वही दूसरी तरफ अल्जीरिया के पास सहरावीज हैं जो अपनी धरती यानी जो अपना लैंड है उसको दोबारा से हासिल करने के लिए मरने और मारने को तैयार है। तो ये कहा जा सकता है कि 2022 इस रीजन के लिए बहुत ही क्रूशियल है और कभी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। बोस्निया 26 सालों में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। युगोस्लाव जंगों में से एक बोस्नियाई जंग को रोकने के लिए 1994 में एक डेटन एग्रीमेंट हुआ था। डेटन एग्रीमेंट कभी भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन इस समझौते के बाद बोस्निया और हर्जोगोविना के नाम से एक देश बना जहां मुस्लिम, क्रोएट्स और सर्ब्स रहते हैं। Had the Dayton Agreement been implemented, we would have had a much better situation today. What is being implemented is still genocide here because there is a status quo. In an effort to reverse the ethnic cleansing, the Dayton Accords stated that everyone had the right to return to their homes or to get compensation. That has never happened. सर्ब आज भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस फैसले को मानने से इनकार करते हैं जिसमें सेरेब्रेनिसा जेनोसाइड को जेनोसाइड करार दिया गया था। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ये वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ था और इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर से यूनाइटेड नेशन और अमेरिका का क्या रोल था।
सर्ब आज भी जिन लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से सजा मिली थी उन्हें अपना हीरो मानते हैं। उसके जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए होटल इनॉग्रेट करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं और वो बोस्निया के विभाजन के लिए कई सारा स्टेप्स लेते हैं। Dodik has promised the Serbian entity of Republika Srpska will break away from Bosnia-Herzegovina. यहां पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि इस रीजन के जो भी डिफेंस के बड़े पोजीशंस हैं उसके ऊपर सर्ब्स जो है वो जो पोजीशंस है उसको ऑक्युपाई करते हैं और ये लोग सब रिपब्लिका सर्ब्सका के नाम से बोस्निया से अलग एक प्रोविंस बनाना चाहते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि एक बहुत बड़ी जंग हो और इस रीजन में फिर से जेनोसाइड हो और 2022 इनके लिए बहुत ही खतरनाक साल बन जाए। इजराइल ईरान एक दूसरे के साथ किसी न किसी फॉर्म में जंग के मैदान में ही रहे हैं। इजराइल अपने लिए मिडिल ईस्ट में किसी भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर को एक थ्रेट समझता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी मौजूद है। तेहरान जब यह दावा करता है कि वो 60% यूरेनियम इनरिचमेंट प्योरिटी तक पहुंच गए हैं तो इजराइल की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके जवाब में इजराइल $1.5 बिलियन मिलिट्री प्रिपरेशन के लिए अप्रूव करता है जिससे वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर हमला कर सके। इसके अलावा वो यूएसए के साथ एक बहुत ही डेडली मिलिट्री डीलिंग करता है जस्ट टू शो कि वो ईरान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने बहुत ही डेडली मिसाइल मिलिट्री ड्रिलिंग की और उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो जनरल है हुसैन सलामी, उन्होंने ये कहा कि अगर इजराइल ने किसी तरह की भी कोई गलती की तो उसका बहुत ही खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चूंकि ये रीजन इजराइल के लिए किसी और का मिलिट्री पावर में स्ट्रांग होना इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के तौर पर आएगा और उसके लिए बहुत ही खतरनाक थ्रेट बन सकता है, तो इजराइल इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2022 इस रीजन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यूक्रेन अभी 30 साल पहले 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली और कल्चरली इसके रूट रशिया से बहुत ज़्यादा गहरे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल बेल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल एनर्जी और मॉस्को से यूक्रेन की दूरी रशिया के लिए यूक्रेन को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना देता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि 2014 में जब जरा सी हलचल हुई तो पुतिन ने आर्मी भेज करके ईस्टर्न यूक्रेन को इन्वेड कर दिया था। और अभी जब यूक्रेन का थोड़ा सा नेटो और यूरोपीय यूनियन की तरफ झुकाव हुआ, रशिया में फिर से हलचल मच गया और जब यूएस ने बहुत ज़्यादा यूक्रेन से अपने वेपन्स बेचे, रशिया में और ज़्यादा बेचैनी बढ़ी और पुतिन ने 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी आर्मी तैनात कर दी। Moscow has reportedly deployed around 100,000 troops armed with a large number of tanks, artillery, missiles and air defense systems close to the Ukrainian border, leading to apprehension that Putin could be planning a repeat of the 2014 invasion. चूंकि यूक्रेन रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है, इसीलिए रशिया जरा सी भी बदएहतियाती करने से बचना चाहेगा और दोबारा से इस पर हमला करके इसको इन्वेड करने की कोशिश करेगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2022 इस रीजन के लिए बहुत ही दुखदाई और डिसेसिव हो सकता है। कंक्लूजन में हमें 3 चीजें समझना बेहद जरूरी है। पहला यह है कि जहां भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस और कोई ट्रबल हम देखते हैं, वहां इंटरनेशनल कम्युनिटी का, खास तौर से यूएसए का रोल हम देखते हैं। कहीं वो अपना हथियार बेच रहा होता है, कहीं किसी और के लैंड को किसी और को अलॉट कर देता है और रिकॉग्नाइज कर देता है। दूसरा, आप एक चीज ये समझें कि जैसे चाइना और रशिया बहुत स्ट्रांग है, तो वो जब चाहे अपने पड़ोसी मुल्क को इन्वेड करके अपने अंदर मिला लेता है या अपने अंदर जो लोग बसते हैं उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, जैसे चाइना यूगर के साथ और इसके अलावा तिब्बत के लोगों के साथ और मकाओ के लोगों के साथ कर रहा है। और जब ये लोग इस तरह से जुल्म करते हैं या पड़ोसी कंट्री को इन्वेड करते हैं तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके सपोर्ट में नहीं आता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ गरीब और कमज़ोर कंट्री को दबाने के लिए आता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझें कि ये जो तमाम लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो मोरक्को में लड़ाई हो रही हो या ताइवान की लड़ाई है या यूक्रेन की लड़ाई है, हम एक चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ फेक नेशनलिज्म और असबियत की बुनियाद पे लड़ाई हो रही है, जहाँ एक कलर, एक रिलीजन और एक कल्चर को शेयर करने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए और सही नैरेटिव क्या है।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।